वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। इन सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ फॉर क्लास 9th और चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि पदार्थ के क्या क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट करके आप वीडियो को देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की क्या क्या अवस्था हो सकती हैं, अब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। ठीक है, पदार्थ अपने कितने रूप में हैं? 3 रूप में। और वो कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों जो स्टेट हैं, ये तीनों जो अवस्था हैं, ये हमारे चारों तरफ हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ठोस जो है वो ठोस ही क्यों है, द्रव की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कि वो उसके अंदर बहने की जो प्रकृति है उसकी वो है, या गैस के अंदर जो कण हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब हम इन पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। इसमें क्रियाकलाप 1.9 देख लेते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। कौन सी वस्तुएं लेनी है? पेन, किताब, सुई और धागे का टुकड़ा। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। जो भी आपने वस्तुएं ली हैं उनको पेंसिल से उनका जो रेखा चित्र है आकार का वो बनाना है। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विचरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें और क्या इनका संपीड़न होता है? अब ये संपीड़िता होती क्या है? संपीड़िता होती है कि जिस प्रकार हम वस्तुओं को बल लगाकर जब दबाते हैं तो वो वस्तुएं जो हैं दब जाती हैं। जो ठोस वस्तुएं हैं, आपने देखा है कि अगर आपके पास कोई पत्थर है या टेबल है या पेन है, अगर आप उनको दबाते हो तो वो प्रेस नहीं होती हैं। तो जो वस्तुएं प्रेस नहीं होती हैं यानी उनमें संपीड़ितता का गुण नहीं है। और हम देखते हैं कि गैस के अंदर संपीड़ितता का गुण जो है वो सबसे ज्यादा होता है, उसको हम अभी आगे कवर करेंगे। उपरोक्त सभी उदाहरण जो है वो किसके हैं? ठोस के हैं। और हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पर्श सीमाएं, स्थिर आयतन सभी जो है यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। और बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये क्या होते हैं? ये दृढ़ होते हैं यानी कठोर होते हैं। अब निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? तो क्या कहोगे आप, क्या रबड़ बैंड जो है वो ठोस है? या सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, यानी जिस तरह के बर्तन में आप डालोगे चीनी या नमक उसी तरह का आकार जो है वो ले लेते हैं। तो क्या इनको आप ठोस कहोगे? थर्ड पॉइंट क्या है? स्पंज क्या है? स्पंज आपको पता है कि जो स्पंज होती है उसको आप इजीली दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो, यह ठोस है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं यहाँ पर। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, तो बाह्य बल लगाने पर जैसे ही हम रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। और जैसे ही हम बल हटाते हैं तो यह अपने मूल आकार में आ जाता है। और अगर हम अत्यधिक बल से इसको खींचेंगे तो यह टूट भी सकता है। अब अगर हम बात करें शक्कर या नमक की, तो उसको अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें। आप देखोगे कि इनके जो क्रिस्टल्स हैं वो उनका जो आकार है वो नहीं बदलता, वो आकार उनका फिक्स रहता है। स्पंज में क्या होता है? स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश हो जाता है, यानी जो स्पंज है उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र हैं, और जिनके अंदर वायु जो है वो भर जाती है। और जब हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा? वायु वो क्या होगी? वो बाहर निकल जाएगी, और जिसके कारण इसका संपीड़न संभव है, यानी इसको हम दबा सकते हैं। नेक्स्ट 1.3.2 द्रव अवस्था। इसमें क्रियाकलाप हम देखेंगे 1.10। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें।
जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। तो ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें द्रव हैं। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। अब आपको क्या करना है? इन द्रव को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? तो ऐसा भी नहीं होगा। फर्श पर डालने से क्या होगा? ये बहने लगेंगे, ठीक है, और इनका आयतन जो है, जिस भी बर्तन में हम इनको डालेंगे वही आयतन, वही जो आकार है वो द्रव ले लेगा। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं रहता। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो हम द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ पर हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जो द्रव का आकार है वो आकार उसका वो निश्चित नहीं होता, उसका आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता है। साथ ही साथ इनके अंदर बहने का जो है वो गुण होता है, और जिस भी बर्तन में इनको रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। ये दृढ़ नहीं होते, ये तरल होते हैं। यहाँ पर प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन जो है वो उसका निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में क्या होता है? बहाव होता है, वो बहने लग जाते हैं अगर उनको फर्श पर डाला जाए, और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 एंड 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि जो ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है, यानी जो ठोस हैं, द्रव हैं, वो आसानी से द्रव में घुल सकते हैं। वातावरण की गैसें वो भी जो है विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं, और वो गैसें जो है हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय जंतु और पौधों के लिए ये बहुत ही अनिवार्य होती हैं, और सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। हम सब सांस लेते हैं, और सांस के द्वारा हम हवा को अंदर लेते हैं, और हमारे जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो द्रव है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, यानी तीनों जो है वो उनका मिश्रण जो है वो संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विचरण की दर अधिक होती है, यानी ठोस के अंदर जो है विचरण की दर बहुत ही कम होती है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, लेकिन जो ठोस अवस्था है उसमें ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, ठीक है। तो यदि हम देखें कि इस तरह से जो है ये क्या है, ये ठोस के कण हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, और इनके बीच में रिक्त स्थान भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन अगर हम द्रव अवस्था देखें तो इसके अंदर जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान भी जो है ये सारा क्या है, ये सारा रिक्त स्थान है, इसीलिए ये चीजों को अपने अंदर घोल लेते हैं द्रव। अब अगर हम गैस की बात करें तो जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत कम आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जो ठोस के कण हैं उनके अंदर रिक्त स्थान बहुत कम होता है, द्रव के अंदर ठोस की तुलना में रिक्त स्थान ज्यादा होगा, और गैस में रिक्त स्थान जो है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के ही एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? आपने ऐसा देखा होगा। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उनसे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो ये जो है नॉर्मल क्रियाकलाप है जो हम करेंगे 1.11। इसमें 100 ml की 3 सिरिंज हमने लेनी है, और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दे, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। जो सभी सिरिंज हैं उनके पिस्टन को हटा लें, और पहली सिरिंज में हवा रहने दें। दूसरी में क्या भरना है आपने, दूसरी सिरिंज में जल, और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। यानी पहली सिरिंज में क्या है, पहली सिरिंज में हवा, दूसरी में क्या भरा आपने, दूसरी में भरा जल, और तीसरी में भरा आपने चौक के टुकड़े। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पिस्टन को वापस सिरिंज में लगा दें
सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ा वैसलीन लगा दे, ताकि वो जो है उसके अंदर किसी तरह का घर्षण वो उसमें फील ना हो। आप पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें, यानी आपको यहाँ पर उसको ऊपर से प्रेस करना है, संपीड़ित करना है। तो कुछ इस तरह का चित्र जो है वो आप देख सकते हो। इस तरह से ये रबर कॉर्क जो है ये लगाई गई है, आगे इसको बंद किया गया है, ये इसमें गैस भरी गई है। इस तरह की 3 पिस्टन जो है 3 हमने लेने हैं। एक में क्या भरा गया है, हवा, दूसरे में जल, और तीसरे में जो है जो भरा गया है वो है चौक के टुकड़े। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसके अंदर चौक का टुकड़े जो हमने भरे हुए हैं उसमें पिस्टन आसानी से अंदर नहीं जाता। जो जिसमें जल भरा है उसमें हल्का सा जो है फील होता है कि वो अंदर जा रहा है, लेकिन जिसमें गैस भरी हुई है वो आसानी से पिस्टन जो है वो नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चौक के टुकड़े हैं वो ठोस हैं और उसके अंदर जो कण हैं उनके अंदर रिक्त स्थान बहुत कम है। गैस के अंदर रिक्त स्थान जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर जब इसको प्रेस किया गया तो जो गैस के कण थे जो दूर दूर थे वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण जो पिस्टन है वो नीचे प्रेस करने पर वो नीचे आसानी से चला जाता है। सो हमने यहाँ पर देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है, काफी अधिक होती है, यानी गैसों को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। हमने घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का क्या है, एलपीजी, ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, आपने हॉस्पिटल्स में देखे हैं, उसमें भी संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की फुल फॉर्म भी क्या होगी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसका उपयोग किया जाता है। और गैस की संपीड्यता काफी अधिक होने के कारण ही गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और आसानी से हम सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान पाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, ये हम पहले भी पढ़ा है हमने कि विसरण के द्वारा। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में से फैलकर हम तक ये पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। हमें पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है, लेकिन ठंडे खाने में ऐसा नहीं होता। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। यानी ठोस और द्रव उनके अंदर विसरण जो है वो कम होता है गैसों की तुलना में, क्योंकि गैसों की जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान वो बहुत ज्यादा है। आप डायग्राम भी देख पा रहे हो कि ये ठोस के जो है कण दिखाए गए हैं, आप ये द्रव के कण देख सकते हो जिनके बीच में रिक्त स्थान है, और ये हमारे पास है गैस के कण जो कि बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, कणों की गति जो है यानी गैसीय अवस्था में जो कण हैं वो कुछ इस तरह से इधर उधर गति करते रहते हैं और ये जो गति है ये अत्यधिक तेज भी होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। तो जिस भी बर्तन में हम गैस को डालते हैं तो वहां पर ये आपस में, अगर यहाँ पर गैस के कण हैं तो ये आपस में भी टकराएंगे और साथ ही साथ जो बर्तन है इसकी दीवारों पर भी ये टकराते रहते हैं, जिसके कारण बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यानी जो कण हैं वो बर्तन की दीवारों पर क्या लगाते हैं, दबाव डालते हैं, जिसके कारण बल लगता है। और यही कारण होता है कि जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा जो है क्या हो जाता है, गुब्बारा फूल जाता है, क्योंकि जो हवा हम भरते हैं वो कण गुब्बारे की दीवारों पर क्या डालते हैं, एक बल डालते हैं, जिसके कारण वो फूल जाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। सो यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस का जो है आपस में आप तुलना भी कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
कि जो ठोस है उनका आकार जो है वो निश्चित होता है, जबकि द्रव उनका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हो आकार के बारे में। और जो गैस है उनका भी आकार निश्चित नहीं होता, जिस भी बर्तन में वो रखे जाएंगे उसका आकार वो ले लेती हैं। दूसरा पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं, संपीड्यता। संपीड्यता के बारे में आप जानते हो, जो ठोस हैं उनकी संपीड्यता नगण्य होती है, यानी ना के बराबर होती है, और जो द्रव हैं उनमें भी संपीड्यता के कारण जो है आकार बदल जाता है, और गैसों में जो है संपीड्यता सबसे अधिक होती है। तीसरा पॉइंट हम दृढ़ता ले सकते हैं। जो ठोस हैं वो बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं, जो द्रव हैं वो तरल होते हैं, वो दृढ़ नहीं होते, और गैस तो गैस ही होती हैं। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं विसरण। विसरण क्या है, यानी फैलने की क्षमता। जो ठोस हैं वो उनके अंदर विसरण जो है वो नहीं है। दूसरे ठोस पदार्थों में इनमें विसरित होने का गुण नहीं होता, लेकिन जो द्रव हैं वो और गैस जो है उनके अंदर विसरण संभव है। नंबर 5 पॉइंट हम कह सकते हैं कणों की स्थिति। जो ठोस है उनके अंदर जो कण हैं उनके अंदर रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, आकर्षण बल ज्यादा होता है। लेकिन जो द्रव है उनमें रिक्त स्थान ठोस की तुलना में ज्यादा होगा, और गैस में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट यहाँ से आप ले सकते हो बहाव, यानी जो ठोस हैं उनमें बहने की जो टेंडेंसी है वो नहीं होती है, लेकिन द्रव वो इजीली बह सकते हैं उच्च तल से निम्न तल की ओर, और जो गैस हैं वो सभी दिशाओं में बह सकती हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह आप ठोस, द्रव और गैस में अंतर कर सकते हो। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम किस तरह तापमान का और दबाव का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, किस तरह से कणों के ऊपर पड़ता है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।